नमस्कार, गुड मॉर्निंग। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। सुर्खियां अखबार की के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। तो चलिए बताते हैं आपको उन तमाम खबरों को जिन्हें अखबारों ने बनाया है सुर्खियां। शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ करते हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है। पीएम पद से शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। सेनाध्यक्ष ने दिया अंतरिम सरकार बनाने का भरोसा, और ये एक ऐसी खबर है जिसे हर अखबार ने प्रमुखता से छापा है। तो कल देखिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इस्तीफा दिया, उसके बाद से ही सबसे अहम चीज है कि ये मांग होने लगी थी कि आखिर अब देश की सरकार कौन चलाएगा। इसके बाद सेना अध्यक्ष ने राष्ट्र को संबोधित किया और उस दौरान ये स्पष्ट किया कि अंतरिम सरकार बनाई जाएगी, जल्द ही अंतरिम सरकार बना दी जाएगी। बिल्कुल देखिए, और अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। हालांकि ये काफी बड़ी खबर है, तो हर एक अखबार में इसे तरजीह दी गई है। इस खबर को आप देखेंगे, बांग्लादेश में हिंसा के बाद पीएम हसीना ने इस्तीफा दे दिया है और भारत वो पहुंच गई हैं। हालांकि इस तस्वीर में आप देखेंगे तो ये तस्वीर है बांग्लादेश की, जहां पर विरोध किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है। और देखेंगे आपकी हजारों की संख्या में जो विरोध करने वाले प्रदर्शनकारी जो हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं। फिलहाल शेख हसीना ने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और वो भारत पहुंच चुकी हैं। बिल्कुल देखिए, हर खबर ने इसे प्रमुखता से छापा है, क्योंकि एक देश बांग्लादेश जिसमें पूरी तरह से तख्ता पलट हो चुका है। तो शेख हसीना ने देश छोड़ दिया, पीएम आवास में घुस गए थे प्रदर्शनकारी। आप समझ सकते हैं कि स्थिति कैसी रही होगी। पूजा देखिए, प्रदर्शनकारी इस कदर आक्रोशित थे कि वो पीएम आवास में घुस गए, जिसके बाद आनन फानन में शेख हसीना को वहां से एयरलिफ्ट किया गया, जिसके बाद खबरें हुई कि आखिर अब वो कहां जाएंगी। तो ये स्पष्ट कर दिया गया कि जो शेख हसीना है वो भारत आई सबसे पहले, और उसके बाद हिंडन एयरबेस पर वो फिलहाल मौजूद हैं, और यहां से ये कहा जा रहा है कि वो आगे की उड़ान जो है वो भरेंगी। चले, खबरों में बढ़ेंगे आगे और वो करेंगे हम अगली खबर का और आपको विस्तार से देंगे जानकारी। तो देखिए, जिस तरह से शेख हसीना अब इस्तीफा देने के बाद भारत पहुंची हैं, तो इसको लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं। अब राहुल गांधी को लेकर जानकारी। राहुल ने बांग्लादेश में उभरते हालात पर विदेश मंत्री से बात की है और द हिंदू अखबार में इस खबर को तरजीह दी गई है। आपको बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से बांग्लादेश में उभरती स्थिति के बारे में बात की। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के तुरंत बाद गांधी ने मंत्री से औपचारिक रूप से बात की है। विभिन्न दलों के कई सांसदों ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद भारत के पूर्वी पड़ोस में स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। तो फिलहाल बांग्लादेश में जो हालात है, इससे सिर्फ सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष भी चिंतित है और लगातार हालातों का जायजा राहुल गांधी खुद ले रहे हैं। बिल्कुल देखिए, सबसे अहम चीज है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर कल सदन में भी टीएमसी सांसद ने अपना वक्तव्य रखने की कोशिश की, हालांकि उन्हें बैठा दिया गया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सबसे अहम चीज ये है कि पड़ोसी देश बांग्लादेश और वहां पर इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया था। प्रदर्शनकारी जिस तरह से उपद्रव मचा रहे थे, सड़कों पर आग लगाई जा रही थी, लेकिन इन सबके बीच खबरें ये भी आई कि हिंदुओं का कत्लेआम वहां पर शुरू कर दिया गया है। इसको लेकर भी चिंता जाहिर होने लगी और ये कहा गया कि ठीक है, कई संख्या में, बड़ी संख्या में जो वहां से हिंदू है उन्हें भारत बुलाया जाएगा, क्योंकि स्थिति वहां पर उनके लिए अच्छी नहीं है। विपक्ष की बात कर ले तो ना सिर्फ देखिए राहुल गांधी बल्कि साथ ही कई विपक्षी नेताओं ने बांग्लादेश का मुद्दा जो है और बांग्लादेश में जो हिंसा भड़की है उस मुद्दे को सदन में भी उठाया था। और खुद राहुल गांधी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत भी की थी, क्योंकि स्थिति वहां पर ठीक नहीं है। यहां तक कि बीएसएफ जो है वो अब पूरी तरह से बॉर्डर पर नजर बनाए हुए है। आने वाले समय के लिए सुरक्षा जो है वो और भी चाक चौबंद कर दी गई है, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो बढ़ा दी गई है। बिल्कुल देखिए, और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में जो ये हिंसा भड़की है, इसका सीधा सीधा असर जो है वो अब भारत पर पड़ता नजर आएगा। लेकिन वैश्विक तौर पर क्या असर पड़ेगा, इसका इंतजार सबको है कि आखिर बांग्लादेश की पीएम जब भारत पहुंची है और यहां पर उन्होंने शरण ली है, तो और कितने दिन वो यहां रहेंगी बांग्लादेश में, क्या अब उनके वहां से चले जाने के बाद क्या हालात सुधरेंगे।
बिल्कुल, देखिए हालात इसलिए भी ज्यादा मायने रखते हैं क्योंकि पड़ोसी देश है। आपको याद होगा श्रीलंका में भी ऐसी स्थिति एक बार उत्पन्न हुई थी, जिस दौरान कंगाल हो गया था श्रीलंका, दिवालिया होने की कगार पे था और उस दौरान प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे जो हैं वो देश छोड़कर भागे थे। हालांकि यहाँ पर बांग्लादेश में स्थिति ऐसी नहीं है, कंगाल नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद स्थिति जिस तरह से खराब हुई थी, ऐसे में शेख हसीना का पीएम पद से इस्तीफा देकर भारत आना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि इतने मुस्लिम देश हैं लेकिन उसके बावजूद उन्होंने भरोसा भारत पर जताया और ये भारत और बांग्लादेश के संबंधों का ही एक नतीजा है। ठीक है, खबरों में बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री ने कहा अनुच्छेद 370 हटाना ऐतिहासिक घटना है, विपक्ष ने हमला तेज कर दिया है। तो फिलहाल जम्मू कश्मीर के धारा 370 को खत्म किए जाने को लेकर ये बात कही गई है। बिल्कुल, देखिए 5 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को संबोधित भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि एक ऐतिहासिक घटना थी। आज जम्मू कश्मीर जो है वो समृद्ध हो गया है, विकास की बयार वहां पर बहने लगी है और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को विश्वास दिलाया प्रधानमंत्री ने कि केंद्र सरकार उनके लिए काम करती रहेगी, आने वाले समय में उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि ये देश में या देश के इतिहास में एक बहुत ही जरूरी फैसला था। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के 5 साल पूरे होने पर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि आज हम संसद के आर्टिकल 370 और 35A को निरस्त करने के फैसले के 5 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। ये हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास और समृद्धि के नए युग की शुरुआत है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इसका क्या मतलब था कि भारत के संविधान को यहाँ से कहीं अर्थों में लागू किया जा सकता है। संविधान बनाने वालों का भी यही सपना था। बिल्कुल, देखिए और हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को तरजीह दी गई है। अनुच्छेद 370 आपको जरूर याद होगा, जिसे कल यानी 5 अगस्त को समय पूरा हुआ और इसमें आप देख सकते हैं आर्टिकल 370 मूव वाटरशेड इवेंट सेज पीएम कि अब इसमें संशोधन की जरूरत है। संशोधन के साथ ही अब देखना ये होगा कि क्या बिल में जो संशोधन किया जाता है उसके जरिए घाटी पर स्थिति और बेहतर होगी। देखिए अनुच्छेद 370 को पूरी तरह से हटा दिया गया है, यानी जम्मू कश्मीर को जो एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था वो भी समाप्त हो गया। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री ने भी ये कहा कि आखिर इसकी जरूरत क्या थी। तो खुद संविधान के जो निर्माता थे उनका सपना था कि अनुच्छेद 370 को हटा दिया जाए और उसी के बाद उन्होंने ये बताया कि किस तरह से केंद्र सरकार ने मदद की है और ना सिर्फ मदद की है बल्कि आप ये भी समझिए कि किस तरह से आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख यहाँ पर विकास की बयार जो है वो बहने लगी है, समृद्ध हो गया है कश्मीर। और ये तस्वीरें हम वो भी देखते हैं जब पीओके के लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करके ये कहते हैं कि हम भारत से मिलना चाहते हैं, इस कश्मीर से मिलना चाहते हैं जहां पर विकास की नदियां बह रही हैं, विकास की बयार बह रही है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि एक समृद्ध कश्मीर है। हालांकि विपक्ष को इस बात से एतराज है और विपक्ष ने इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला भी बोला। बिल्कुल, खबरों में बढ़ते आगे। 9 साल में मोदी सरकार ने 164% बढ़ाया है स्वास्थ्य बजट और नड्डा की ओर से ये कहा गया। देखिए अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने लोगों के स्वास्थ्य को मोदी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए दावा किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी व्यवस्था जो है स्वास्थ्य को लेकर वो की जा रही है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना भारत में चलाई जा रही है और स्वास्थ्य बजट के आवंटन में भी 164% की बढ़ोतरी की गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुए जेपी नड्डा ने कहा, मोदी सरकार सिर्फ घोषणाएं ही नहीं करती बल्कि उन्हें धरातल पर सफलता से उतारने का काम भी करती है और योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाता है। विपक्षी दलों के हंगामे के बीच लोकसभा में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारा जो देश है वो विकसित हो रहा है।
बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सक्रिय है और प्रतिक्रियाशील कार्य जो है वो किया जा रहा है। और 9 साल, क्योंकि देखिए 9 साल हो चुके हैं, कायदे से तो 10 साल से ज्यादा हो गया है सरकार बनी हुई, लेकिन 9 साल का उन्होंने पूरा बताया कि किस तरह से हमारी सरकार ने 164% जो है वो बजट बढ़ा दिया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और सबसे अहम चीज है कि इससे जो लाभ हुआ है, अलग अलग योजनाओं का उन्होंने जिक्र भी किया, चाहे आयुष्मान योजना हो या अन्य योजनाएं जो कि गरीबों के साथ साथ हर व्यक्ति को फायदा दिला रही है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इनका जिक्र भी नड्डा की ओर से किया गया। चले खबरों में बढ़ेंगे आगे। प्रवर समिति के जरिए वक्फ बोर्ड विधेयक पर सरकार को थामने की होगी विपक्ष की कोशिश। दैनिक जागरण में इस खबर को तरजीह दी गई है। बिल्कुल, देखिए वक्फ बोर्ड को लेकर अब ये माना जा रहा है कि कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें ये फैसला किया गया कि 40 संशोधन जो हैं वो सरकार की ओर से वक्फ बोर्ड में किए जाएंगे, ताकि वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं उन्हें सीमित किया जा सके। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि वक्फ बोर्ड को लेकर किस तरह की बातें सामने आती थी कि किसी भी जमीन पर वक्फ बोर्ड जो है वो अपना अधिकार जमा देता था। 2013 में शक्तियां जो है वो बढ़ा दी गई थी वक्फ बोर्ड की, और इन्हें अब कम करने के लिए लगभग 40 संशोधन जो हैं वो किए जाने हैं, और इसको लेकर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक ने मंजूरी दे दी है। तो सोमवार को विपक्षी नेताओं ने वक्फ अधिनियम के प्रस्तावित संशोधन पर एक कड़ा विरोध जताया। भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर सामाजिक विभाजन पैदा करने और मुस्लिम अधिकारों को कमजोर करने का आरोप लगाया। बिल्कुल, देखिए वक्फ बोर्ड विधेयक पर सरकार को रोकने की होगी विपक्ष की कोशिश, यानी विपक्ष इसका विरोध कर सकता है। 2013 में यूपीए की सरकार में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ा दिया गया था। आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम, महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं और बच्चों के साथ ही शिया और बोहरा जैसे समुदाय लंबे समय से कानून में बदलाव की मांग कर रहे थे। इन लोगों का कहना था कि वक्फ में आज आम मुसलमानों की जगह नहीं है, सिर्फ पावरफुल लोग रह गए हैं। रेवेन्यू पर भी सवाल उठाया गया। बिल्कुल, देखिए वक्फ बोर्ड में कई सारे कहा जा सकता है कि वक्फ बोर्ड में 2013 में जो यूपीए की सरकार थी उसने शक्तियां बढ़ा दी थी, लेकिन अब एनडीए की सरकार ने ये फैसला किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लगभग 40 संशोधन है जो किए जाएंगे, और इन सब में वक्फ बोर्ड की जो शक्तियां हैं उन्हें कम किया जाएगा, उन्हें सीमित किया जाएगा। वक्फ बोर्ड जिस पर तमाम आरोप लग रहे थे कि वक्फ बोर्ड अगर किसी भी जमीन पर ये दावा कर दे कि जमीन उनकी है तो वो जमीन उन्हें मिल जाती थी, ऐसी शक्तियां यूपीए सरकार के दौरान दे दी गई थी। लेकिन इस पर सवाल उठने लगे थे, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि अब शक्तियां जो है वो सीमित की जाएंगी। यहां तक कि वक्फ बोर्ड पर ये भी आरोप लगते थे कि कई सारे, खासकर साउथ में, केरल में कई सारे गांव ऐसे थे जहां पर वक्फ बोर्ड की ओर से कहा गया कि या तो आप इस्लाम कबूल कर लें या आपकी जो ये जमीनें हैं इन पर हमारा अधिकार है, ये जमीन दे दें, जिस वजह से बड़े पैमाने पर धर्मांतरण किया गया था। ऐसी चीजें भी सामने आई, ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई, और ऐसे सर्वेज में भी विपक्ष अब सवाल उठा रहा है और ये कह रहा है कि वक्फ बोर्ड पर शक्तियों को सीमित करना या फैसला लेना कहीं ना कहीं मुसलमानों पर एक अत्याचार है। ऐसी तमाम बातें विपक्ष की ओर से कही जा रही है। चले खबरों में बढ़ेंगे आगे और रुक करेंगे हम अगली खबर का, जहां पर एल्डरमैन नामित करने का एलजी को पूरा हक मिल गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। दैनिक भास्कर में इस खबर को तरजीह दी गई है। दिल्ली नगर निगम एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति का मामला जो है उसमें अब उपराज्यपाल यानी कि एलजी सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली है, और आम आदमी पार्टी सरकार को झटका लगा है। जस्टिस की ओर से जो फैसला सुनाया गया इसमें अपने निर्णय में उन्होंने कहा है कि उपराज्यपाल एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं, और फैसले में कहा गया कि एलजी दिल्ली कैबिनेट की सलाह के बिना भी एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं। तो दैनिक भास्कर में इस खबर को जगह दी गई है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एलजी को इस बाबत निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार काम करने की आवश्यकता नहीं है। यानी दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। एलजी की ओर से 10 पार्षद मनोनीत किए जाने के फैसले के खिलाफ दरअसल दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां पर उसे एक बड़ा झटका लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौत का चैम्बर बन गए हैं कोचिंग संस्थान, और जरूरत पड़ने पर संस्थानों को किया जाएगा बंद। अभी सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। नवभारत टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता से छापा है, और देखिए यहाँ पर कल सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक
फैसला जो है वो सुनाया। तो दिल्ली के राउज आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में पानी भरने से 27 जुलाई को 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स को डेथ चैम्बर बताया। बिल्कुल, देखिए कोर्ट की ओर से ये भी कहा गया कि अगर जरूरत पड़ रही है या फिर इंतजाम अगर नहीं है आपके पास तो आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए। कोचिंग सेंटर्स बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं और कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर पूछा कि कोचिंग सेंटर्स में क्या सेफ्टी के नियम लागू किए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि हमारा ये सोचना है कि अगर कोचिंग सेंटर सेफ्टी नॉर्म्स को पूरा नहीं करते हैं तो इनको ऑनलाइन मोड में पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। फिलहाल हम ये नहीं कह रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और एमसीडी को नोटिस जारी कर सुरक्षा की जानकारी मांगी है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। अयोध्या दुष्कर्म पीड़िता लखनऊ रेफर की गई है। चिकित्सकों ने कहा कि गर्भपात में जोखिम है, यानी कि खतरा है। अमर उजाला में इस खबर को तरजीह दी गई है। तो आप देखिए कि किसी बच्ची की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दरअसल अयोध्या में 12 साल की एक मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। कई दिनों तक हुए गैंगरेप के बाद बच्ची 2.5 महीने की गर्भवती है। बच्ची के गर्भवती होने की बात मां को पता चली तो वो पुलिस चौकी के चक्कर लगाती रही, लेकिन उसकी एफआईआर दर्ज तक नहीं की गई। बिल्कुल, मामला सुर्खियों में आने के बाद थाने पर जब दबाव पड़ा तो मुकदमा दर्ज किया गया। गैंगरेप का आरोपी सपा नेता मोहित खान और उसका नौकर है। बिल्कुल देखिए, और मोहित खान के साथ ही उसका जो नौकर है, दोनों ने मिलकर बच्ची का काफी समय तक रेप किया और उसके बाद बच्ची जब प्रेग्नेंट हो गई, गर्भवती हो गई, तो उस बच्ची को जान से मारने की धमकी तक दी। बिल्कुल, अब देखिए इस पूरे मामले में यहाँ पर सबसे हैरान करने वाला जो मामला है वो ये है कि आरोपी कोई और नहीं है बल्कि सपा नेता मोहित खान है, जो कि सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी भी बताया जाता है। ऐसे में समाजवादी पार्टी जो है वो ये कह रही है कि इस पूरे मामले की सच्चाई तब सामने आएगी जब इस पूरे मामले में डीएनए टेस्ट कराया जाएगा। अब सोचने वाली बात यह है कि एक बच्ची जिसके साथ दुष्कर्म किया गया, गैंगरेप किया गया, उसके लिए ये जख्म कम नहीं है कि इसके ऊपर ये मांग की जा रही है कि डीएनए टेस्ट कराया जाए। हालांकि बीजेपी लगातार इस मामले में सपा को घेर रही है और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के उस बयान को लेकर घेरा जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़के हैं और लड़कों से गलती हो जाती है। रेप के एक मामले पर उन्होंने इस तरह का बयान दिया था और इस मामले पर अब बीजेपी घेराव कर रही है और खासकर अखिलेश यादव जिस तरह से डीएनए की मांग कर रहे हैं, नार्को टेस्ट की मांग की जा रही है, तो ये तमाम बातें ऐसी हैं जिसको लेकर सपा का घेराव बीजेपी लगातार कर रही है। बिल्कुल, और आप जरा सोचिए कि एक 12 साल की मासूम बच्ची जिसके साथ रेप किया जाता है और कई दिनों तक उसका रेप किया जाता है, जो कि सामूहिक बलात्कार था, और उसके बाद बच्ची जब प्रेग्नेंट हो गई तो उसकी जिंदगी के साथ कुछ इस कदर खिलवाड़ ये नेता और राजनेता कर रहे हैं। फिलहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे। हाईकोर्ट ने आबकारी मामले में सीबीआई द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा है। द इकोनॉमिक टाइम्स में इस खबर को तरजीह दी गई है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को फैसला सुनाया, जिसके बाद फैसले को बरकरार रखा गया। बिल्कुल, फैसला सुना है कि आबकारी नीति घोटाले से जुड़े एक मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने में सीबीआई की ओर से कोई दुर्भावना नहीं है। अदालत ने केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद की सभी रिमांड को अवैध घोषित करने की मांग की थी। तो देखिए, फिलहाल जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, इसको लेकर लगातार चुनौती तो दी जा रही है, लेकिन तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को ये फैसला सुनाया कि आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की सीबीआई की ओर से कोई दुर्भावना नहीं रही है, क्योंकि सबसे अहम चीज है कि अरविंद केजरीवाल ये लगातार कह रहे थे कि ये गिरफ्तारी अवैध थी। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। बिल्कुल, तो पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य को विभाजित करने के प्रयासों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है।
तो द हिंदू ने इस पश्चिम खबर को बंगाल छापा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में सोमवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एकमत होकर प्रस्ताव पारित कर राज्य के किसी भी विभाजन का विरोध किया। इस प्रस्ताव के एक हिस्से को तृणमूल और दूसरे हिस्से को भाजपा द्वारा पेश किए जाने पर आम सहमति बनी। पश्चिम बंगाल विधानसभा के कार्य संचालन प्रक्रिया के नियम 185 के तहत पेश किए गए प्रस्ताव में कहा कि हम अविभाजित पश्चिम बंगाल की रक्षा करेंगे, हम कोई विभाजन नहीं चाहते हैं। ये प्रतिष्ठित सदन अविभाजित पश्चिम बंगाल के विकास का संकल्प है। प्रस्ताव को सर्वसम्मति ध्वनिमत से पारित कर दिया गया, जिसमें कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी एकमत हो गए। बिल्कुल, तो देखिए जिस तरह से वेस्ट बंगाल को लेकर सियासत जारी है, अब इसी बीच खबरों में बढ़ेंगे आगे। चौथे स्थान पर रहने से भारत को 5 पदकों का नुकसान हुआ है और हिंदुस्तान टाइम्स में इस खबर को जगह दी गई है, जहां पेरिस में बैडमिंटन की उम्मीद लक्ष्य सेन दूसरे गेम में 1 गेम और 8 अंक से आगे चल रहे थे, लेकिन नाटकीय रूप से वो पुरुष एकल कांस्य पदक मैच में मलेशिया के लिए ली जिया से 21-13, 16-21, 11-21 से हार गए। कुछ मिनट पहले चेटोरॉक्स की शूटिंग रेंज में अनंतजीत सिंह और साथी माहेश्वरी चौहान की मिश्रित स्की टीम कांस्य पदक के प्लेऑफ में चीन के लिू जियानलिन और जियांग यिटिंग से 44-43 से हार गई है। तो देखिए, बेशक से कह सकते हैं भारत के हाथ निराशा लगी हो, लेकिन कई ऐसे खिलाड़ी रहे जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन भी किया है। और इसी के साथ सुर्खियां अखबार की में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताज़ा खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।